और दुश्मन तो वो हैं जो सांप्रदायिक नफरत देश के आवाम के बीच में फैलाते हैं, जो सांप्रदायिक भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब कोई बता दे कि इस बात के लिए किसी को क्या जेल में रखा जा सकता है, लेकिन वो है जेल में क्योंकि यूएपीए है, क्योंकि मुसलमान है। और मुसलमान को जेल में रख के अपने गोदी मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करा के बोलने के आज़ादी को ख़त्म कर देता है। जो फंडामेंटल फ्रीडम है किसी भी नागरिक का, किसी भी इंसान का होना चाहिए, उसको ख़त्म कर देता है। जो दिल्ली दंगा का बात मैंने किया, सरकार को इस बात का डर तो है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब सरकार लाई, उसके खिलाफ जो जन प्रतिरोध खड़ा हुआ, वो आपका इन 70-75 सालों में बने हुए संस्थानें हों, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हों, या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हों, हमारा कोल संपदा हो, हमारा खनिज संपदा हो, सब कुछ में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया गया है। इस वक्त मैं सुरजीत भवन दिल्ली में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम किया गया और रिलीज़ करने की मांग की गई, क्योंकि तमाम लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्टर्स में जीएन साईं बाबा हैं, हेम मिश्रा हैं, प्रशांत राही हैं, महेश तिर्की हैं और इसके अलावा विजय तिर्की जो जेल में बंद है। फ़िलहाल इनको रिलीज़ करने की मांग की गई थी, प्रोग्राम किया गया था। मैडम, जो सरकार है, जीएन साईं बाबा कोर्ट से आदेश आया था उन्हें रिहा कर दिया, छोड़ दिया जाए, इसके बाद भी नहीं छोड़ा गया, किस तरीके से आप देखती हैं? तो ये राजनीतिक बंदी हैं। ये इस वजह से जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है जो किसी व्यक्ति को या किसी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा है। ऐसा क्राइम उन्होंने नहीं किया है। उनको क्यों जेल में बंद किया गया है? क्योंकि वो जो ये सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष वाली सरकार और एक तरीके से सांप्रदायिक सरकार, ये सरकार के नीतियों के खिलाफ ये लोग बोलते हैं और देश के एक तरीके से देश के जनता के पक्ष में, देश के जनता के, आदिवासी जनता के हक अधिकार के पक्ष में, जिसको कॉरपोरेट प्लंडर कहते हैं, मतलब बड़े कंपनियों द्वारा आदिवासियों का ज़मीन छीनना या वहाँ का मिनरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए पूरा का पूरा जंगल ज़मीन बड़े कंपनियों को दे देना, या जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लोग बोले। हमने देखा है कि रिसेंटली जो पिछले ही साल जो आपका मैंने 2020 तक चला CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक तरीके से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा एक बदलाव था जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही थी। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और वो एक मास प्रोटेस्ट था, जनता उसमें थी। और उसी प्रोटेस्ट को एक तरीके से बंद करवाने के लिए भाजपा द्वारा एक दिल्ली में दंगा करवाया गया। हमने उससे पहले देखा है कि भाजपा नेताओं ने बड़ी बड़ी भाषणें दी है। अच्छा, जो दिल्ली दंगा हुआ था बीजेपी ने करवाया था? हाँ, ऐसा ही मैं कह रही हूँ। हाँ, बीजेपी RSS ने करवाया था, RSS बीजेपी ने। ये बातें तो खुल के सामने आ चुकी हैं। जो कपिल मिश्रा हैं, उनके भाषण के बाद ही पूरा मौजपुर एरिया में, और उन्होंने पुलिस ऑफिसर के सामने, ASP के सामने उन्होंने मौजपुर चौक में कहा कि जो CAA प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको अगर उठाया नहीं जाएगा तो इस पर हमला होगा और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। उसके कुछ घंटों के अंदर ही दिल्ली दंगा शुरू हुआ था। और हमने देखा कि दिल्ली दंगा के बाद जो लोकतंत्र तांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सब लोगों को उठाया गया, उनको जेल में बंद किया गया, जिसमें से उमर खालिद है, मीरान हैदर है, यहाँ पे तमाम सारे लोगों का फ़ोटो है, नाम है, ये देखा जा सकता है। तो ये सारे लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब राजनीतिक बंदी। मतलब इन्होंने अपना सोच शोषण के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ इन्होंने अपना सोच जाहिर किया, और इसके लिए इनके सोच को दबाने के लिए इनको एक तरीके से जेल में बंद रखा गया है। जो हम इस समय एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज़ादी के संघर्ष का इतिहास भी हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस आज़ादी के संघर्ष को अगर हम देखेंगे तो उस दौरान भी, अंग्रेज़ों के समय भी, जो इस तरीके का सोच रखते थे, राज सत्ता के प्रति जो क्रिटिकल होते थे, जो जनता के पक्ष में, जनता के आज़ादी का बात करते थे, उनको अलग अलग तरीके का कानून जो बोलने के आज़ादी को ख़त्म कर देता है, जो फंडामेंटल फ्रीडम है किसी भी नागरिक का, किसी भी इंसान का होना चाहिए, उसको ख़त्म कर देता है। तो उसी तहत जीएन साईं बाबा हो या हेम मिश्रा हो, विजय तिर्की हो, महेश तिर्की हो, सबको जेल में डाला गया है। सालों बीत गए हैं। जीएन साईं बाबा का तो शायद 9 साल हो गया है वो जेल में बंद है। 90% से ज़्यादा वो डिसेबल्ड हैं और उनको अलग अलग तरीके का बीमारियां हैं।
बीमारी में मतलब उनका लिवर से लेके पैंक्रियास से लेके तमाम सारा उनका दिक्कतें अभी बीमारी चल रहा है। तो एक आदमी जो 90% से ज़्यादा डिसेबल्ड है वो क्या कर सकता है, वो किसके लिए खतरा लेकिन हो सकता सरकार डर क्यों रही है? सरकार को किस बात का डर है? जब कोर्ट से आदेश आ जाता है उन्हें रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हालांकि जीएन साईं बाबा के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं कि जब उनकी माँ बीमार थी कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम उन्हें घर जाने दिया जाए, अपनी माँ को देख सकें अस्पताल जा कर के। लेकिन इसके बाद भी इजाज़त नहीं दी गई, खारिज कर दिया गया जो उनकी रिक्वेस्ट थी, और फिर उनकी माँ की मौत भी हो गई। किस बात का डर है? मेरा सवाल ये देखिए, सरकार को डर तो बहुत सारे बातों का है, बहुत किस सारे बात का डर है? नहीं, ये जो पूरा प्रोफाइल है, अगर देखिए ये कौन से लोग हैं और क्या बात करते हैं। एक खास तरीके का, पहली बात तो जो दिल्ली दंगा का बात मैंने किया, सरकार को इस बात का डर तो है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब सरकार लाई, उसके खिलाफ जो जन प्रतिरोध खड़ा हुआ, जनता, देश का आम जनता वो सड़क पे आई और वो इस एक्ट के खिलाफ बात करने लगे, और वो भी हाथ में तिरंगा लेके, वो संविधान को हाथ में रख के लोग इसका विरोध शुरू किए। तो सरकार का जो असली मसला है वर्तमान सरकार का, एक तरफ हम अगर देखेंगे कि आर्थिक नीतियों के मसले में पूरी तरीके से जन विरोधी, पूरी तरीके से गरीब विरोधी, पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी, तमाम सारा कानून बदला जा रहा है आदिवासी के ज़मीन को, जंगलों को बड़े कॉरपोरेट के हाथ में देने के लिए। 100% जो है एफडीआई इनवाइट किया जा रहा है हमारे देश में जंगलों को लूटने के लिए, खनिज संपदाओं को लूटने के लिए। और उसी के साथ का प्रक्रिया है कि उन जंगलों में जो रहते हैं हमारे देश के जो नागरिक उन जगहों में रहते हैं, उनके अधिकारों को ख़त्म करना। तो ये बात अगर कोई बोलने लगेगा, उनके पक्ष में अगर बोलने लगेगा, अगर आदिवासियों के पक्ष में बोलने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये देश के बाकी नागरिक भी इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये बड़े आर्थिक नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निजीकरण, ये कितने लोगों को विस्थापित करती है, देश का मजदूर जानता है। तो अगर ये हम बोलने लगे तो देश का मजदूर देश के आदिवासियों के साथ उठ खड़े होंगे। इसीलिए जो बोल रहा है उसको बंद करना, उसका मुंह बंद करना। सरकार नहीं चाहती कि देश के आदिवासी, मजदूर, युवा, किसान बोल सकें, इसीलिए मुंह को बंद किया जा रहा है। पक्ष में कोई बोले, क्योंकि नीतियाँ उनके खिलाफ है। जितनी सारी नीतियाँ हैं वो देश के आदिवासी, मजदूर, किसान, मुसलमान, इनके खिलाफ है। जितनी सारी नीतियाँ आप देखिए, ये सरकार ऐसा एक सरकार है जो पूरा ऑल राउंड सेल आउट कर रहा है। भारत के जितने संपदाएं हैं वो आपका इन 70-75 सालों में बने हुए संस्थानें हों, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हों, या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हों, हमारा कोल संपदा हो, हमारा खनिज संपदा हो, सब कुछ में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया गया है। इसका मतलब है विदेशी कंपनियों को खुला छूट दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में वो आए और हिंदुस्तान के खनिज संपदाओं को वो अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करें, और उस प्रोसेस में तमाम सारे जो कानून हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, हिंदुस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में है, उनको वो एक तरीके से वायलेट करें, उन कानूनों को बदला जाए, और इस पूरे प्रक्रिया में जो लूट मचेगा उसका जो रिसीविंग एंड में रहेंगे, उसका जो विक्टिम होंगे, जाहिर सी बात है वो देश के आदिवासी होंगे, देश के आम लोग होंगे। मेरा सवाल ये है कि जो खालिद सैफी और उमर खालिद को जो है रिहा कर दिया गया, कड़कड़डोमा कोर्ट ने कहा, और फिर यूएपीए लगाया गया, फिलहाल वे जेल में बंद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि खालिद सैफी और उमर खालिद से सरकार कितना डरती है, और सरकारें जो यूएपीए है क्यों लेकर के आई हुई है, क्या इसके मकसद हैं? देखिए, यूएपीए जैसा कानून लाया ही इसलिए जाता है ताकि जो सत्ता में है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो उस सत्ता का गलत इस्तेमाल करके तमाम सारे न्याय के जो प्रावधान है, नेचुरल जस्टिस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि किसी को भी राइट टू सेल्फ डिफेंस कर, माने अपने आप को जस्टिफाई, अपने कोर्ट के सामने, कानून के सामने अपना पक्ष रखने का जो अधिकार है, वो अधिकार ही छीन लेता है यूएपीए। अब बरसों तक जेल में बंद रह सकते हैं, ट्रायल शुरू हो या ना हो, आपके खिलाफ चार्जशीट पेश हो या ना हो, आपके खिलाफ कोई एविडेंस पुलिस के पास रहे या ना रहे, आपके ऊपर अगर ये केस लग गया, अगर सरकार को लगा किसी भी व्यक्ति को देख के कि इसको जेल में बंद करना है, उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में तमाम सारा जो सत्ता का मैकेनिज्म वो है, तो किसी भी नागरिक को जो वो समझ रहा है, अगर सत्ता सरकारी पार्टी ये समझ रही है कि इनको बंद करना चाहिए, तो उठा के बंद कर देगा। यूएपीए उनको वो कानूनी अधिकार देता है जिस कानूनी अधिकार के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी चार्जशीट बिना प्रोड्यूस किए,
कोई भी सबूत बिना प्रोड्यूस किए, कोर्ट के सामने उसको अपने आप को सही साबित करने का कोई मौका बिना दिए साल दर साल उसको जेल में बंद रखा जा सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं ये लगता है यूएपीए का ये मतलब। अच्छा, इसलिए ऐसा UAPA ऐसा नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत में जो एक धर्म विशेष के लोग हैं, जिसे मोदी जी भी कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, तो फिर उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। जैसे हमने देखा शफूरा जरगर देखा, हमने देखा उमर खालिद देखा, हमने खालिद सैफी देखा। एकदम ये सही बात है। ये जो वर्तमान सरकार है ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक सरकार है और ये मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको एक खास तरीके से टारगेट करके उनको एक खास तरीके से एक तरीके से दुश्मन बना के, जबकि दुश्मन तो वो बड़े लोग हैं जो देश के लोगों को लूट रहे हैं और देश के अमीर लोग, वो बड़े कंपनियां है ना, जो सब सारे हक अधिकार छीन रहे हैं। और दुश्मन तो वो हैं जो सांप्रदायिक नफरत देश के आवाम के बीच में फैलाते हैं, जो सांप्रदायिक भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं। वो लोग, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत आराम से बाहर घूम रहे हैं, वो सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। और जो जैसे उमर खालिद का बात आपने बोला, उमर खालिद क्यों जेल में है किसी को नहीं पता। उमर खालिद का से जुड़े हुए थे, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। बात यह है, उनका जिस भाषण के आधार पे उनके ऊपर यूएपीए लगा, वो भाषण अगर कोई सुनेगा, उस भाषण में वो कह रहे हैं कि चाहे सामने वाला कितना भी हिंसक क्यों ना हो, हमको अहिंसा से उसका जवाब देना है। सामने वाला अगर हम पे हमला करे, हमको हाथ में संविधान रख के आगे बढ़ना है। ये उनका भाषण था। अब कोई बता दे कि इस बात के लिए किसी को क्या जेल में रखा जा सकता है, लेकिन वो है जेल में क्योंकि यूएपीए है, क्योंकि मुसलमान है। और मुसलमान को जेल में रख के अपने गोदी मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करा के देश के जनता के जो असली दुश्मन हैं उनको बचाने का काम ये सरकार करती है। और सरकार के पक्ष में जो मीडिया वाले हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो करते हैं। कौन से लोग हैं देश के दुश्मन? मैंने बताया तो, जो देश के दुश्मन है, जो देश के जनता का दुश्मन है। कौन से देश का दुश्मन वही है जो देश में जो आबादी रहती है, जो आवाम है, उसका दुश्मन है। देश के दुश्मन है वो बड़े कंपनियां जो जिनके पक्ष में तमाम सारा कानून इस समय बदला जा रहा है। वो बड़े कंपनियां जिन्होंने हमारे बैंकों को लूट के रख दिया है। बैंकों के ऊपर एक तरीके से जो बर्डन है, लोन का बर्डन। पूरी बातचीत पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग सामाजिक एक्टिविस्ट हैं यानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को सरकार जेल में बंद की हुई है बीते कई सालों से, जिससे वे समाज की आवाज़ को बुलंद ना कर सकें। और ऐसा लगता है जो मौजूदा हुकूमत है मोदी जी उन लोगों से डरते हैं, बीजेपी वाले उन लोगों से डरते हैं, इसीलिए यूएपीए और तमाम धाराएं लगा करके उन लोगों को जेल में डाला गया है, जेल के अंदर डाला गया है। और उन्हें जब कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया जाता है तो फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और जमानत याचिका को खारिज करवा देते हैं। और मौजूदा हुकूमत चाहती है वे लोग जेल में बंद रहें, जेल से बाहर ना आने पाएँ और वे लोग समाज की आवाज़ को बुलंद ना कर पाएँ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।